हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज शर्मा एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 लेसन नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। हमने इस लेसन का एक वीडियो डाला हुआ है पहले, जिसमें सिर्फ बेसिक पढ़ा था लाइट के बारे में कि लाइट क्या है, बीम क्या होती हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन क्या है, यानी कि परावर्तन किसे कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? परावर्तन। देखिए, इसको समझने के लिए आप एक इमेजिनेशन करिए। यदि कोई टेनिस बॉल, कोई हार्ड बॉल आप लो और उसको किसी दीवार के ऊपर फेंक के मारते हो, तो वह बॉल वहां टकराने के बाद वापस आती है। यही घटना प्रकाश के साथ भी होती है। कैसे? जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराती हैं और टकराकर वापस आती हैं उसी माध्यम में, तब हम इस घटना को प्रकाश के केस में उसका परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन क्या होता है? प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस आना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है। कौन कौन परावर्तन कर सकते हैं, यानी कहाँ कहाँ परावर्तन होता है? संसार की प्रत्येक वस्तु परावर्तन करती है। यानी मैं, कोई बुक, आप मोबाइल को देख रहे हो, ये यानी परावर्तन जो है हर वस्तु से होता है। वो अलग बात है कि परावर्तन वो दिखाई दे ना दिखाई दे, कम है ज़्यादा है, वो एक डिफरेंट थिंग है, पर परावर्तन हर वस्तु से होता है। किन वस्तुओं में परावर्तन सबसे ज़्यादा होता है? वे वस्तुएं जिनकी सतह चमकदार हो, उन वस्तुओं में परावर्तन सबसे ज़्यादा होता है। हम अपनी किताब में एग्जाम्पलों को समझने के लिए एक प्लेन मिरर लेते हैं। कैसा मिरर लेते हैं? प्लेन मिरर, जिसे हिंदी में समतल दर्पण कहा जाता है। उसको हम परावर्तन की परिघटनाओं को समझने के लिए ज़्यादातर लेते हैं। आइए देखते हैं प्लेन मिरर कैसा होता है। देखिए, ये एक प्लेन मिरर है जो आपको अभी दिखाई दे रहा है। इसमें आप क्या देख रहे हो कि इस मिरर में एक सतह ऐसी है जो चमकदार है, दूसरी सतह ऐसी है जिस पे पॉलिश की हुई है। इस पॉलिश की वजह से ही वो सतह है जो है क्या है? चमकदार है। यानी किसी वस्तु के पीछे अगर हम अच्छी पॉलिश कर दें, किसी वस्तु के पीछे यदि हम पॉलिश कर दें तो उसकी एक सतह क्या हो जाती है? चमकदार। किस वस्तु की पॉलिश सबसे ज़्यादा की जाती है? चांदी की। यानी चांदी की पॉलिश होने के बाद वस्तुएं ज़्यादातर चमकदार हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि चांदी एक अच्छी रिफ्लेक्टर है। ठीक है। आइए और अच्छे से पढ़ते हैं। परंतु चांदी महंगी होती है और जल्दी उतर जाती है, इसलिए आजकल जो है किसी वस्तु के पीछे एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ाकर उसके ऊपर पेंट किया जाता है ताकि वो लंबे समय तक चले। ठीक है। तो आप यहाँ से ये समझ जाओगे कि हम किसी चमकदार सतह की बात कर रहे हैं और उसके लिए हमने एक दर्पण को लिया है। दर्पण उन वस्तुओं को कहते हैं जो एक तरफ से क्या हो? पॉलिश हो, दूसरी तरफ से क्या हो? चमकदार हो। आपको ये एक दर्पण दिखाई दे रहा है। कैसा दर्पण है ये? समतल। क्यों है? क्योंकि इसकी जो परावर्तक सतह है वो कैसी है? समतल है। आगे समझिए। यानी कोई भी प्रकाश की किरण किसी चमकदार वस्तु से जब टकराती है तो टकरा कर क्या होती है? वो वापस आती है। इस दौरान वह कुछ नियम फॉलो करती है। यानी ये सारी घटना नियमों पे आधारित है। उन नियमों को क्या कहते हैं? परावर्तन के नियम, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमें कुछ छोटी छोटी टर्म्स सीखनी पड़ेंगी ताकि हम उस पूरी परिघटना को बहुत अच्छे से समझ सकें। आइए उन टर्म्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, परावर्तक क्या होता है? सबसे पहला क्या सीखना है? परावर्तक क्या होता है? परावर्तक सतह कह लीजिए ऐसी सतह जिस पे से परावर्तन हो। इसके लिए हमने भी बताया था कि हम समतल दर्पण का उपयोग करने वाले हैं। दर्पण क्या होते हैं उस बारे में हम और आगे पढ़ेंगे वीडियो के अंदर, यानी अगले वीडियोस में। इस वीडियो में सिर्फ इतना याद रख लीजिए, दर्पण उस वस्तु को कहते हैं जिसके एक तरफ पॉलिश हो, दूसरी सतह उसकी क्या हो? चमकदार हो। यदि उसकी सतह समतल है तो वो समतल दर्पण है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें सीखना है, परावर्तक क्या है? वे सतह जो चमकदार हों, जिनसे परावर्तन हो सके, वो क्या कहलाते हैं? परावर्तक। ठीक है। दूसरी बात समझिए, स्रोत क्या होता है? ये हमने पहले वीडियो में सीखा था। ऊर्जा का स्रोत यानी कि प्रकाश का स्रोत क्या होता है? कुछ भी हो सकता है, कोई मोमबत्ती भी हो सकती है, कोई सन भी, कोई एलईडी भी, कोई बल्ब भी, कुछ भी हो सकता है। यदि किसी प्रकाश के स्रोत से
कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पे टकराए, मान लीजिए जहां टकराई है वो बिंदु आपका क्या है, O। इस किरण का नाम दे दिया मैंने A, और ये जो है ये क्या है, सोर्स, जहां से लाइट आ रही है, जिसको हम कहते हैं स्रोत। यानी प्रकाश की किरण जब किसी स्रोत से आके किसी परावर्तक की सतह पे जहां टकराती है, उस बिंदु को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन बिंदु। क्या कहते हैं इस बिंदु को, आपतन बिंदु। इस किरण को जो यहां आके टकराई है, ये वाली किरण, इसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं इसको हम, आपतित किरण कहते हैं। यानी कि क्या कहेंगे इसको, आपतित किरण। इंसिडेंट रे भी कह सकते हैं इंग्लिश में हम इसको, क्या कहेंगे इंग्लिश में, इंसिडेंट रे। जब ये किरण यहां आके टकराती है, टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में जाती है, मान लीजिए मैंने इसको बी मान लिया, तो ये जो OB किरण है, OB किरण, इसको मैं क्या कहूंगा, परावर्तित किरण। क्या कहूंगा इसको मैं, परावर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके लिए हमने 4-5 बातें सीख ली हैं। परावर्तक का पता कर लिया, जिस तरह से परावर्तन हो। स्रोत कोई भी हो सकता है जिससे प्रकाश आए। आपतित किरण जो किसी स्रोत से आके यहां टकराए वो आपतित किरण है। जिस बिंदु पे टकराए वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यानी आपतन बिंदु है। टकराने के बाद जब वापिस जाती है, जो किरण वापिस जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण कहते हैं। जो पॉइंट आपका ये है आपतन बिंदु, यदि मैं इस बिंदु पर एक 90 डिग्री का कोण बना लूं, जिसको मैं डॉटेड लाइन से दिखाऊंगा ताकि वो आपतित और अपवर्तित किरण से अलग दिखाई दे। इस पॉइंट को जो 90 डिग्री का है, कहां पर, आपतन बिंदु पर, इसको मैं अभिलंब कहता हूं। क्या कहता हूं मैं इसको, अभिलंब, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नॉर्मल। ठीक है, ये सारी टर्म्स अगर हमें आती हैं तो हम ये पता कर सकते हैं कि रिफ्लेक्शन के क्या क्या लॉज हैं, यानी परावर्तन के कौन कौन से नियम हैं। परावर्तन का पहला नियम पढ़िए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। अभी आपको डायग्राम में तीनों दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी आपतित किरण है, ये आपकी परावर्तित किरण है, और ये क्या है, अभिलंब। सभी एक ही तल में होते हैं। इस पॉइंट के ऊपर ये सारे के सारे एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। अब इस बात को समझने के लिए कि एक ही तल का यहाँ पे क्या मतलब है, आइए देखते हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपतित किरण है और ये कैसी किरण है, परावर्तित किरण है। ये दोनों पेपर पे हैं। ऐसा नहीं है कि आपतित किरण ऊपर से आ रही थी, ऐसे आपतित किरण तो ऐसे आ रही थी ऊपर से, और परावर्तित किरण जो है वो एक ही तरफ है। यानी दोनों किरणें यदि एक ही प्लेन में हैं, दोनों पेपर पे हैं, तो एक ही प्लेन में है। ऐसा नहीं है कि एक पेपर से नीचे है, एक पेपर से ऊपर है। यदि ऐसा होता, ये पेंसिल में अगर खड़ी कर दूं तो ये प्लेन अलग अलग हो जाएंगे। अगर पेंसिल और पेन, यूं मान लीजिए पेंसिल आपतित किरण है, पेन अपवर्तित किरण है, एक ही प्लेन में है, इसका मतलब ये दोनों पेपर पे हैं। आ जाएगी बात समझ में। यदि ये अलग अलग हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो ये अलग अलग प्लेन में है। तो आपका पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण दोनों हमेशा, और अभिलंब, तीनों हमेशा एक ही प्लेन में मिलेंगे। प्लेन का मतलब ये पेपर है, पूरा पेपर एक प्लेन है। ये आ जाएगी बात समझ में। दूसरा नियम क्या कहता है, कोण I और कोण R ये दोनों बराबर होते हैं। आइए समझते हैं पहले कोण I होता क्या है। जितने भी कोण हम यहाँ मापते हैं वो सारे के सारे इस अभिलंब के साथ मापते हैं। अभिलंब आपको बताया था वो 90 डिग्री का कोण जो आपतन बिंदु पे बना है। अभिलंब के साथ जो आपतित किरण का कोण होता है, यानी ये वाला जो कोण में आपको दिखाई दे रहा है, इस कोण को मैं आपतन कोण कहता हूं, जिसे मैं I से लिखता हूं। किससे लिखता हूं, I से। समझ में आ जाएगा। यानी एंगल I क्या है, आपतन कोण। आपतन कोण कौन सा होता है, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ हो। दूसरा कोण आपको दिखाई दे रहा है, ये किस किस के बीच में है, ये अभिलंब के और परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, इसको कहते हैं एंगल R। ठीक है, तो आपका परावर्तन का जो दूसरा नियम है वो ये कहता है कि हमेशा ऐसा होगा, एंगल I और एंगल R हमेशा बराबर होंगे। कैसे, मान लीजिए यदि एंगल I जो है आपका 30 डिग्री है, तो एंगल R भी कितना होगा, 30 ही होगा। यदि एंगल I आपका 45 है, तो एंगल R भी कितना होगा, 45।
यानी यहां से आने वाली किरणें जिस एंगल से यहां टकराएंगी उसी एंगल से वो क्या जाएंगी, वापस जाएंगी। यदि वो 60 डिग्री पे एंगल पे आके टकराई है तो 60 पे जाएंगी, 80 पे आके टकराई है तो 80 पे जाएंगी। इसको समझने के लिए एक और घटना करके देखिए। मान लीजिए आप कोई प्रकाश की किरण यहां से अभिलंब के समानांतर लेके आते हो, जो कि 90 डिग्री पे आके टकराएगी। यहां पे ये 90 डिग्री कोण बना हुआ था ना, यहां आके टकराई। अब आप सोचिए कि यदि ये अभिलंब है और इसी के समानांतर आके वो किरण टकराई है बिल्कुल, तो यहां एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री का। कितना एंगल है, दोनों किरणें एक दूसरे के उसी लाइन पे अभिलंब है, उसी लाइन से आपकी प्रकाश की किरण आई है, तो उनके बीच में एंगल कितना है, 0। यानी अगर I 0 है तो R भी क्या होगा, 0। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। परंतु कई बार एग्जाम में इस तरह के सवाल आते हैं, सवाल ध्यान से सुनना। यदि आपतित किरण तथा परावर्तक सतह के बीच में, ध्यान से सुनना, आपतित किरण तथा परावर्तक सतह के बीच में यदि एंगल 40 डिग्री का है तो बताइए कोण R कितना होगा। तो अब की बार क्या ध्यान रखना है कि ये एंगल बताया है उसने, परावर्तक सतह के साथ एंगल ये है, अभिलंब के साथ एंगल ये है। परावर्तक सतह का एंगल 40 का है तो अगला कितने का होगा, 90 में से घटा दो। 90 में से घटाने के बाद ये कितना आ गया, 50। तो I अगर 50 है तो R भी कितना होगा, 50 है। तो आपको प्रश्न में ये ध्यान रखना है कि एंगल कौन सा बताया गया है, परावर्तक सतह के साथ वाला एंगल बताया गया है या अभिलंब के साथ वाला एंगल बताया गया है। ज्यादातर हम अभिलंब के साथ वाले एंगल ही पढ़ते हैं। आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन की टाइप, यानी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने तरीके का रिफ्लेक्शन होता है। तो 2 तरह का रिफ्लेक्शन हम पढ़ते हैं। एक रिफ्लेक्शन होता है रेगुलर और एक होता है इररेगुलर। इररेगुलर को हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं नियमित परावर्तन और इसको कहते हैं इररेगुलर वाले को अनियमित परावर्तन। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी कि नियमित परावर्तन क्या होता है। देखिए, नियमित परावर्तन वहां होता है, उन सतहों पर होता है जो स्मूथ होती हैं, ठीक है, यानी समतल होती हैं। हम एक समतल दर्पण ले लेते हैं, इसकी सतह कैसी है, स्मूथ है। इस परावर्तक पर आने वाली सभी आपतित किरणें एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती हैं, यानी सभी का आपतन कोण समान होता है। कैसे, इस बिंदु पे टकराएंगी, यहाँ का अभिलंब ये है, ये जो कोण आई है, ये जो कोण आई है, इन तीनों में क्या है, समान है। अगर कोण आई समान है तो टकराने के बाद ये जो कोण R बनाएंगी वो भी समान होंगे। ठीक है, ऐसे परावर्तन जिसमें समानांतर आने वाली आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात भी, आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात भी समानांतर रहें, पश्चात भी कैसी रहें, समानांतर रहें। यानी कि जो पहले किरणें आ रही थी वो समानांतर थी, परावर्तन से पहले भी और परावर्तन के बाद भी। ऐसा तभी हो सकता है जब सभी के एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हों, बराबर हों। ठीक है, ऐसे परावर्तन को जिसमें समानांतर आने वाली आपतित किरणें परावर्तन के बाद भी समानांतर रहें, उसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि नियमित परावर्तन। ठीक है, इस तरह का परावर्तन कहाँ देखते हैं हम, बहुत अच्छे से पॉलिश की हुई सरफेस पे भी हम इस तरह का परावर्तन देख सकते हैं। यानी घर में कोई टेबल है, वुडन टेबल, और उस पर अच्छे से पॉलिश की हुई है, तो उस तरह का परावर्तन हम वहाँ देख सकते हैं। किसी तालाब के पानी में भी अगर पानी साफ है और ठहरा हुआ है, हिल नहीं रहा है, तो हम वहाँ अपने चेहरे को साफ देख सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर कैसा परावर्तन हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। रेगुलर रिफ्लेक्शन से जो भी इमेज बनेगी वो बिल्कुल क्लियर होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन सभी के एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन से पहले और परावर्तन के बाद क्या है, समान है। इसलिए आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। आइए अगली टाइप पढ़ते हैं, यानी कौन सा, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। यदि जिस सतह पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी जिसको हम परावर्तक सतह कहते हैं, वो खुरदरी हो, समतल ना हो, उस सतह पे होने वाला परावर्तन कैसा होता है, अनियमित परावर्तन, जिसे इररेगुलर कह लो या डिफ्यूज्ड कह लो।
क्यों होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन? देखिए कैसे, जितनी भी प्रकाश की किरणें समानांतर आती हैं वो सतह की खुरदरी होने के कारण अलग अलग बिंदुओं पर टकराती हैं, अलग अलग एंगल से। ठीक है, यानी कि सभी के एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग हैं। इसका एंगल आई अलग है, इसका आई अलग है, इसका आई अलग है। टकराने के पश्चात सभी किरणें अब एक दिशा में नहीं जाएंगी, क्योंकि सभी के एंगल आई अलग अलग थे, तो सीधी सी बात है आर भी अलग अलग होंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन का नियम है। क्या नियम है? कि आई हमेशा किसके बराबर होगा? आर के। तो यानी सबके आई अलग अलग हैं, तो सबके आर भी अलग अलग होंगे। आर अलग अलग होने की वजह से कोई किरण किसी दिशा में चली जाएगी, कोई किरण किसी दिशा में चली जाएगी, कोई किरण किसी दिशा में चली जाएगी, यानी कि सभी की दिशाएं क्या होंगी? अलग अलग होंगी। इस स्थिति में वस्तु की स्थिति जो है बिल्कुल स्पष्ट दिखाई नहीं देती। संसार में ज्यादातर वस्तुएं खुरदरी हैं, यानी कि प्लेन नहीं है, तो जितना भी रिफ्लेक्शन हम अपने आसपास देखते हैं वो मोस्टली इसी तरीके का होता है। यानी क्या होता है? डिफ्यूज्ड इर्रेगुलर, या हिंदी में कहिए अनियमित परावर्तन। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक तो टेबल है जो बहुत अच्छे से पॉलिश किया हुआ है, और एक मेरे पास बुक है जिसे आप किताब कहते हो। यदि मैं टेबल के ऊपर कोई रे ऑफ लाइट डालता हूं, उसके ऊपर कैसा परावर्तन होगा और बुक के ऊपर कैसा परावर्तन होगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। टेबल के ऊपर जितनी भी रेज डलेंगी सभी के एंगल क्या होंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होंगे? सेम होंगे। पर बुक पर डलने वाले एंगल क्या होंगे? बुक कैसी है? रफ है, तो सभी के एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होंगे? सभी रेज के अलग अलग होंगे। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होने वाले हैं? अलग। तो आप बुक को कहीं से भी बैठे हुए देख सकते हो। क्यों? क्योंकि बुक से जो किरणें टकराई वो रिफ्लेक्ट होकर अलग अलग दिशाओं में गई हैं। ठीक है, तो हम कमरे में कहीं पर भी बैठे हैं, हम बुक को कहीं से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रफ सरफेस से जब किरणें टकराई तो टकरा के अलग अलग दिशाओं में गई हैं। ठीक है, परंतु जब स्मूथ सरफेस की बात आती है उसको आप किसी विशेष एंगल से ही देख पाते हो, ऐसा नहीं है कहीं से भी, क्योंकि वो जो किरणें हैं वो समानांतर थी। आपतित किरणें समानांतर थी, परावर्तन के बाद भी समानांतर रही। यानी किरणें जहां टकराएंगी वो बिंदु और जहां किरणें वापस गई हैं वो बिंदु एक निश्चित एंगल पे हैं। उसी एंगल से आप उस वस्तु को देख पाओगे, अलग अलग एंगल से आप उसको नहीं देख पाओगे। ऐसा ही एक उदाहरण हम सिनेमा हॉल में भी देखते हैं। कैसे? सिनेमा हॉल के अंदर रफ सरफेस होती है। ठीक है, जब प्रोजेक्टर की लाइट उस रफ सरफेस के ऊपर पड़ती है तो वो रफ सरफेस होने की वजह से वहां कैसा परावर्तन होगा? अनियमित परावर्तन होगा, तो वहां से किरणें टकरा कर अलग अलग दिशाओं में जाएंगी, अलग अलग एंगल्स के साथ। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा कि हर कोने में बैठे व्यक्ति को उस स्क्रीन पे चल रहा हर चित्र दिखाई देगा। यदि सिनेमा हॉल की स्क्रीन बिल्कुल प्लेन होती तो वो सिर्फ सामने से दिखाई देती, परंतु आप जैसे सिनेमा हॉल में देखते हो, किसी कोने में भी बैठ के आप सिनेमा हॉल की मूवी को देख सकते हो। इसका रीजन यही है क्योंकि जो सिनेमा हॉल पे पर्दा लगा हुआ होता है जिसके ऊपर प्रोजेक्टर से लाइट डाली जाती है, वो पर्दा कैसा होता है? रफ होने की वजह से अब परावर्तन कैसा हो रहा है वहां पे? इर्रेगुलर टाइप का। किस टाइप का परावर्तन हो रहा है? इर्रेगुलर होगा तो वो प्रत्येक कोने में जाएगा और आप आसानी से उनको देख पाओगे। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज। आज हम एक एक्टिविटी के द्वारा रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी परावर्तन क्या है, कितने प्रकार का होता है और इसके नियम क्या हैं। आइए देखते हैं। हमने एक बॉक्स यूज किया है। इस बॉक्स के अंदर एक मिरर लगा हुआ है जो कि प्लेन है, उसके साथ में एक एल्यूमिनियम की फॉयल लगी हुई है और एक प्रोटेक्टर लगा हुआ है जिसकी वजह से हम विभिन्न कोण माप सकते हैं। आइए देखते हैं परावर्तन क्या है। किसी प्रकाश की किरण का किसी सतह से टकराकर वापिस आना। आप देख रहे हो दो किरणें आपको दिखाई दे रही हैं, एक जाती हुई किरण दिखाई दे रही है और एक आती हुई किरण, यानी कि ये परावर्तन है। प्रकाश की किरण का टकराकर वापिस आना क्या कहलाता है? परावर्तन। परावर्तन जो होता है कुछ नियमों पर आधारित होता है। आइए उन नियमों को समझने की कोशिश करते हैं। जो ये किरण आपको जाती हुई दिखाई दे रही है इसको कहते हैं आपतित किरण। जिस जगह ये टकराती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु, यानी ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये आपतन बिंदु है। टकराने के बाद जो किरण वापिस आ रही है इसको कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है,
जो आपतन बिंदु होता है इस पर यदि मैं 90 डिग्री का कोण बना लूं, उस कोण को मैं क्या कहूंगा? अभिलंब, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉर्मल। इंग्लिश में आने वाली किरण को कहेंगे इंसिडेंट रे, जाने वाली किरण को कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, जिस पॉइंट पे टकराएगी उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब पढ़ते हैं परावर्तन का पहला नियम। ये नियम क्या कहता है कि जो आपतित किरण है वो आपतन बिंदु पर परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। यानी पहला नियम क्या है? आपतित किरण यानी जो आने वाली किरण है वो, जो किरण गई वो यानी परावर्तित किरण, और अभिलंब, अभिलंब यानी यहां बना हुआ 90 डिग्री का कोण, ये तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। तल का मतलब क्या है? ये एक ही जगह, एक ही प्लेन में होते हैं। जैसे ना ये जो आपको पेपर दिखाई दे रहा है इसी पे है, ये ना पेपर के ऊपर है ना पेपर के नीचे है, पेपर पर जो है ये एक प्लेन है। तो पहला नियम समझ में आ जाएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब के साथ एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आइए देखते हैं। अभिलंब के साथ आपतित किरण के कोण को कोण आई कहते हैं और अभिलंब के साथ परावर्तित किरण के कोण को कोण आर कहते हैं। यानी दो कोण बनते हैं, कोण आई और कोण आर। कोण आई किसके साथ बनता है? अभिलंब का आपतित किरण के साथ यानी इंसिडेंट रे के साथ, और कोण आर बनता है अभिलंब का परावर्तित किरण के साथ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये नियम ये कहता है कि ये दोनों कोण बराबर होते हैं। आप ध्यान से देखिए, यदि मैं 30 डिग्री के ऊपर आपतित किरण डालता हूं तो आप देखिए परावर्तित किरण भी कितने पे जा रही है? 30 पे। यानी एंगल आई किसके बराबर है? एंगल आर के। अब मैं एंगल बदल के देखता हूं, मैं 20 डिग्री कर दूं। यदि मैं आपतित किरण के एंगल को 20 डिग्री कर दूं तो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो परावर्तित किरण का एंगल भी 20 डिग्री हो गया। इसे क्या सिद्ध हुआ कि एंगल आई और आर हमेशा क्या रहेंगे? समान रहेंगे। यदि मैं इसको 10 डिग्री कर दूं, देखिए ध्यान से, तो कितने डिग्री हो गया? ये 10 डिग्री हो गया। यानी आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण के बीच का एंगल जो है वो हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। यदि मैं इसको बढ़ाता हूं, 40 डिग्री कर दूं, ध्यान से देखना, अब यदि मैं इसको 40 डिग्री कर दूं तो जो ये एंगल है ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 40 डिग्री का हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप? यानी कि जो परावर्तित किरण है वो कितने डिग्री पर जा रही है? 40 डिग्री पर जा रही है। अगली एक्टिविटी में हम देखते हैं कि दो तरह के परावर्तन होते हैं। एक परावर्तन वो होता है जो स्मूथ सरफेस से होता है, दूसरा परावर्तन वो होता है जो खुरदरी सतह से होता है। स्मूथ सतह से होने वाले परावर्तन को हम क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसमें दो समानांतर आने वाली किरणें, देखिए दो लेजर लाइट आपको दिखाई दे रही हैं, दोनों रेज जो हैं वो कैसी आ रही हैं? समानांतर। समानांतर आने वाली आपतित किरणें टकरा कर जब वापिस जाती हैं तो वो दोनों कैसी रहती हैं? समानांतर ही रहती हैं। ठीक है, तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को, जिसमें समानांतर आने वाली किरणें समानांतर ही जाएं रिफ्लेक्शन के बाद, उस तरह के परावर्तन को हम क्या कहते हैं? रेगुलर। ये जो परावर्तन हो रहा था आपने देखा ये दर्पण पे हो रहा था, परंतु अब मैं उन दोनों किरणों को किस पे डालूंगा? एल्यूमिनियम फॉयल पे, जो कि समतल सतह नहीं है। अब आप ध्यान से देखें, किरणें आपको आती हुई दिखाई दे रही हैं, परंतु जैसे ही ये समानांतर आने वाली किरणें एल्यूमिनियम फॉयल से टकराती हैं तो वो अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती हैं। यानी कि अब की बार जो है कैसा परावर्तन हुआ है? इर्रेगुलर, जिसे आप क्या कहते हो? अनियमित परावर्तन, जिसके कारण वस्तु की स्थिति जो है थोड़ी सी स्पष्ट, यानी कि इमेज जो है वो स्पष्ट नहीं बनती। खुरदरापन होने के कारण किरणें अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती हैं। तो एल्यूमिनियम फॉयल पे जो परावर्तन हुआ वो कैसा है? इर्रेगुलर है। और जो इस पे क्या समतल दर्पण पे हुआ वो कैसा है? आपका रेगुलर है। तो हमने क्या क्या सीख लिया आज इस एक्टिविटी से? परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का टकराकर वापिस आना। दूसरा हमने क्या सीखा है कि परावर्तन के क्या नियम हैं? दो नियम हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये एक ही तल में होते हैं। एक हमने सीखा कि कोण आई हमेशा कोण आर के बराबर होगा, और हमने सीखा कि यदि समानांतर आने वाली आपतित किरणें परावर्तन के बाद भी समानांतर रहें तो उसको हम क्या कहेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। यदि वो बिखर जाएं, अलग अलग दिशाओं में जाएं, समानांतर ना रहें तो उसको कहेंगे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। आइए आगे वीडियो में पढ़ते हैं थ्योरी इस टॉपिक से जुड़ी हुई।